गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई बुक स्टैटिक्स स्थिति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अभी तक अपने डायनामिक्स की स्टडी कर रहे थे कि अगर कोई कण किसी प्रकार से गतिमान है तो कण की गति के बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन स्थिति विज्ञान में क्या होगा कि जो उस पर कार्यरत बल हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले मैं आपको कैटेनरी, आप कैलकुलस में एक वक्र के इक्वेशन जानते रहे, कैटेनरी इज इक्वल टू, कैटेनरी की जो समीकरण होती है S इज इक्वल टू C tan psi, या उसकी कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एटसेट्रा फर्स्ट ईयर में आप अध्ययन कर चुके हैं। तो सबसे पहले कैटेनरी को बताने से पहले मैं आपको एक पूर्णतया लचीली डोरी, परफेक्ट इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होती है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कोई भी डोरी एक पूर्णतया लचीली डोरी कहलाती है यदि वह किसी भी बिंदु पर मुड़ने का कोई प्रतिरोध न करे। जिस तरीके से अपने पास एक रस्सी होती है, रस्सी को लटका दे वो अपने आप लटक जाती है, कहीं कोई विरोध नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस पैदा नहीं होता है। इलास्टिक स्ट्रिंग होती है, रबड़ होती है, उसे लटकाते अपने आप लटक जाती है, किसी प्रकार का स्ट्रिंग नहीं होता है, तो इसे हम कहते हैं पूर्णतया इलास्टिक स्ट्रिंग। लेकिन अगर आपके पास लोहे का सरिया हो, उसे लटकाए तो वो एज इट इज रहता है, या वर्टिकल पकड़ेंगे वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रखेंगे हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो जो परफेक्ट इलास्टिक स्ट्रिंग है वो क्या होती है कि ऐसी कोई डोरी जिसे मुड़ने पर किसी भी बिंदु पर मोड़ा जाए, अगर उसमें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है तो उस प्रकार की डोरी को हम पूर्णतया लचीली डोरी कहते हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है कि कैटेनरी क्या होता है कि जब एक समान लचीली डोरी, मटेरियल एक जैसा हो, एक समान लचीली डोरी या जंजीर जो किन्हीं दो बिंदुओं, किन्हीं दो पॉइंट जो वर्टिकल नहीं होने चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक समान लचीली डोरी को किन्हीं दो बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर नहीं होने चाहिए के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीला छोड़ दिया जाए तो वह डोरी जो वक्र बनाती है उस वक्र को हम कैटेनरी कहते हैं। दैट इज व्हेन अ यूनिफॉर्म चेन और स्ट्रिंग hangs freely under gravity between two fixed points not in same horizontal direction but they should not in same vertical position, then the curve in which it hangs is known as catenary. जैसे ये और बी कोई दो बिंदु हैं, डोरी को इन बिंदुओं पर बांध कर छोड़ दिया जाता है तो वह नीचे लटक जाती है। तो लटकने के बाद ये जो ए सी बी वक्र बना है इस वक्र को हम कैटेनरी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सामान्य कैटेनरी यानी कि कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी क्या होता है कि यदि डोरी की प्रति लंबाई का भार एक समान हो, यदि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान हो और जब उसे किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच जो कि ऊर्ध्वाधर नहीं है स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटका दिया जाता है तो इस प्रकार की कैटेनरी को कॉमन कैटेनरी या यूनिफॉर्म कैटेनरी कहते हैं। पहले मैंने प्रति इकाई भार की बात नहीं की थी, लेकिन कॉमन कैटेनरी में एक एडिशनल कंडीशन मैंने बता दी कि डोरी की प्रति इकाई लंबाई का भार एक समान होना चाहिए। इफ द वेट पर यूनिट लेंथ of the string is constant, then the curve is known as, or the catenary is known as common catenary or uniform catenary। अब हम इसके इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट इक्वेशंस
नेक्स्ट समीकरण जो अपने कहते हैं कि s इज इक्वल टू सी टेन साई होती है, उसे बताना चाहें तो वो कैसे बने। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ए और बी कोई दो स्थिर बिंदु हैं, एक डोरी को लटका दिया है। सी निम्नतम बिंदु है जिसे हम वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कहते हैं। निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखा जो तनाव आ रहा है वो टी जीरो है, टेंजेंट क्या है। टी समय अनुसार कण किसी बिंदु P पर है, P पर जो तनाव है वो T, P से T0 C से खींची गई स्पर्श रेखा पर हम लंब PE डाल रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन उसका भार है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। और A और B के बीच की जो दूरी है, जिन कण को दो हॉरिजॉन्टल बिंदुओं के बीच लटकाया गया है, स्थिर बिंदुओं के बीच लटकाया गया है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस AB को हम स्पैन या विस्तृति कहते हैं। और विस्तृति से लेकर शीर्ष बिंदु तक की ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है इसे हम सैग ऑफ द कैटेनरी कहते हैं। सैग मींस कैटेनरी का छोर। XO X डैश जो लाइन है इसे हम कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी इक्वेशन जो शेप बन रही है एक तरह से पैराबोलिक शेप बन रही है, और पैराबोला के केस में अपने नियता के बारे में जानते हैं। तो जो x डैश है वो हमारी डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने कहा है कि जो कण है A और B कोई दो स्थिर बिंदु हैं, और C डोरी का शीर्ष बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, और C के निर्देशांक 0, C है, क्योंकि इसी को मैंने y एक्सिस कहा है। माना चाप किसी समय कण जो है बिंदु B पर है, चाप CB की लंबाई की मान लीजिए वो हमारी S है। अब डोरी CB का भार बिंदु P से हमने लंब डाला है, तो डोरी CB का जो भार है दैट विल बी इक्वल टू WS, M द्रव्यमान, S लंबाई, तो डोरी CB का भार मैंने लिखा WS। अब बिंदु P पर जो तनाव है उस तनाव को हमने कहा है T है, और P पर जो तनाव है वो P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में है। तो इसलिए जो स्पर्श रेखा है वो प्रारंभिक रेखा के साथ साई कोण बनाती है। अब इस T को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ T cos psi, वर्टिकल डायरेक्शन T sin psi, तो T cos psi इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा तनाव कितना है T0 है, तो इसलिए मैंने लिखा T cos psi इज इक्वल टू T0। इसी प्रकार से वर्टिकल डायरेक्शन में तनाव अगर इसे मैं रिजॉल्व करूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा मेरे पास कि आप रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल T cos psi, वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं तो T sin psi, तो T sin psi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास डोरी का भार कितना WS, तो हमने लिखा T cos psi इज इक्वल टू T0, T sin psi इज इक्वल टू WS, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने पास क्या बनेगा कि WS अपॉन T0 इज इक्वल टू T sin psi अपॉन T cos psi, T से T कैंसिल, तो tan psi इज इक्वल टू WS अपॉन T0। लेकिन ये T0 है तनाव, जब कण बिंदु C पर होगा तो ये दूरी कितनी बन रही है हमारी वर्टिकल दूरी कितनी बन रही है C, तो इसलिए हमने लिखा T0 इज इक्वल टू C लंबाई की डोरी का भार, तो दैट विल बी इक्वल टू WC, तो T0 इज इक्वल टू WC, तो मैंने T0 का मान रख दिया tan psi इज इक्वल टू WS अपॉन WC, तो W से W कैंसिल हो गया, तो S इज इक्वल टू C tan psi। तो इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी आ गई इंट्रिंसिक फॉर्म, जिसे हम नेक्स्ट समीकरण में कहते हैं कि S इज इक्वल टू C tan psi। अब दूसरी इक्वेशन हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी कार्टेशियन, तो आपने अभी लिखा है कि S इज इक्वल टू क्या होता है C tan psi
समीकरण निकाली हमने कैटेगरी की, बट वी नो दैट tan साइन क्या होती है, स्लोप यानी कि dy by dx। तो हम इसकी वैल्यू s इज इक्वल टू c into dy by dx को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो आपके पास क्या हो जाएगा ds by dx इज इक्वल टू c into d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2। ds बटा dx का रिजल्ट हमने फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस में 4 के अवकलज की लंबाई में कैलकुलेट किया था, तो वो कितना होता है √1 प्लस dy by dx का वर्ग इज इक्वल टू c d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2। अगर मैं dy by dx को p एज्यूम कर लूं तो अपने पास क्या बना 1 प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू c d2y विद रिस्पेक्ट टू dx2 क्या बनेगा dp by dx। let dy by dx is equal to p, then d2y with respect to dx2 is equal to dp by dx। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए और इंटीग्रेट कीजिए तो आपके पास क्या बनेगा dx is equal to c dp upon √1 plus p square। integrating both sides तो x is equal to dx upon √1 plus p square sin hyperbolic inverse p। तो ये क्या होगा c sin hyperbolic inverse p plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन p का मान रख दीजिए। आपके पास क्या है इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक कंडीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू जब 0 होगा इट मींस dy by dx दैट इज इक्वल टू p, उसका मान भी 0 होगा। अगर इस मान को मैं रखूं तो वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास c1 इज इक्वल टू 0। c1 का मान आप वापस रखेंगे c1 का मान जब आप वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है कि x इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक इनवर्स p और p का मान है c sin हाइपरबोलिक इनवर्स dy by dx। तो यहां से dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक इनवर्स dy by dx। तो sin हाइपरबोलिक इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x by c। sin हाइपरबोलिक को दूसरी साइड में ले जाओगे तो sin हाइपरबोलिक x अपॉन c ये आपके पास बन गया। इसे फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए, दोबारा से इंटीग्रेट कीजिए तो y इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x by c का इंटीग्रेशन cos हाइपरबोलिक x by c into c plus constant of integration c, क्योंकि sin हाइपरबोलिक x by c का इंटीग्रेशन cos हाइपरबोलिक x by c और उसके बाद x by c का डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन डिफरेंशिएशन तो आपके पास क्या बनेगा 1 upon c। तो 1 upon c ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन। फिर से इनिशियल कंडीशन आपने अप्लाई की कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो y का मान कितना है c। तो x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना है c है। तो इससे क्या हो गया cos हाइपरबोलिक 1 का मान कितना होता है 0। y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है तो c से c कैंसिल हो जाएगा तो इट इंप्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। तो c2 0 हो गया आपके पास। तो इक्वेशन हमारे पास क्या रह गई फिर y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c। y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक
x by c. This is Cartesian form of कैटेगरी। और इसे आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos हाइपरबोलिक थीटा आप जानते हैं क्या होता है, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, और sin हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक थीटा का मान आप सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या है कि एक्सप्लेनेशन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, तो वो भी कैटेगरी की समीकरण होगी। तो इस प्रकार से मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर किसी डोरी को जो पूर्णतया लचीली है उसे कोई दो स्थिर बिंदुओं के बीच में बांधकर लटकाया जाता है, तो जो निम्नतम बिंदु है उसे आप वर्टेक्स कहते हैं। ये ए और बी की जो दूरी है उसको हम स्पैन कहते हैं, विस्तृति कहते हैं। जो झोल बन रहा है इस डिस्टेंस को हम सेट ऑफ द कैटेगरी कहते हैं, यानी कि झोल कहते हैं। और इसके बाद हमने इसके इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इक्वेशन निकाली है। इंट्रिंसिक इक्वेशन जो आपने लिखी कि s c tan psi नेट समीकरण, और जो कार्टेशियन फॉर्म निकाले वो होती है y c cos हाइपरबोलिक x by c। तो इस प्रकार से हम कैटेगरी के इक्वेशंस लिख सकते हैं। कल इसके बाद कुछ और फॉर्म्स ऑफ कैटेगरी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।